उसकी गिरफ्तारी हुकूमत के ऐवानों को हिला कर रख सकती थी। हाजी अब्दुल्ला पाकिस्तान में आजादी से घूमता फिरता था। लाहौर में उसकी बहुत जायदाद थी। एबर्ड रोड पर एक सिनेमा भी था। हाजी अब्दुल्ला को मुकामी तौर पर हीरोइन या दीगर मुनीशियात की सप्लाई से कोई दिलचस्पी ना थी। वो मुनीशियात सिर्फ बैरून मुल्क स्मगल करता था। 10-20 किलो हीरोइन के गाहकों को तो वो घास भी नहीं डालता था। उसका माल तो मनों के हिसाब से निकलता था। लेकिन माजे गुजर को हैरत तो इस बात पर थी कि उसका शारिक से क्या ताल्लुक था। हाजी अब्दुल्ला के किसी आदमी के साथ दे के जाने का मतलब ये था कि शारिक हाजी अब्दुल्ला से मिला होगा। हालांकि वो अच्छी तरह जानता था कि हाजी अब्दुल्ला जैसे शख्स से मिलना या उस तक रसाई हासिल करना जुए शेर लाने से कम नहीं था। माजा गुजर अच्छी तरह जानता था कि अगर खुद उसे हाजी अब्दुल्ला से मिलना होता तो पहले उसे कई सिफारिशें तलाश करना पड़ती। उन सिफारिशों के बावजूद या तो वो मसरूफियत का बहाना करके मिलने से साफ इनकार कर देता या मुलाकात के लिए कई रोज तक इंतजार करना पड़ता। लेकिन शारिक उस तक कैसे पहुंच गया? माजिद गुजर ने अपने जराए से यह मालूम करने की कोशिश शुरू कर दी कि शारिक हाजी अब्दुल्ला तक पहुंचा कैसे। उसका हाजी अब्दुल्ला के 2-3 आदमियों से राब्ता हुआ भी, लेकिन उनमें से कोई भी कुछ नहीं बता सका। उन्हें तो यह भी मालूम नहीं था कि शारिक और हाजी अब्दुल्ला में कोई मुलाकात भी हुई थी या नहीं। माजिद गुजर बुरी तरह चकराया हुआ था। ना तो राजा का पता चल रहा था, ना ही गामे का और ना ही शारिक का। अलबत्ता शारिक के बारे में इस इंकिशाफ ने उसे मजीद परेशान कर दिया था। और फिर एक रोज अचानक ही शारिक उसकी नजरों में आ गया। वो सुर्ख रंग की शराड में था और उसके साथ समीना भी थी। वो गाड़ी उसने रेलवे स्टेशन के करीब देखी थी जो घूमती हुई गड़ी शाहू की तरफ जा रही थी। बाजीबूजर ने फौरन इस शराड का ताकुब शुरू कर दिया। बोरवाना चौक तक तो उसने अपने और शराड के दरमियान एक गाड़ी हायल रखी। उस इलाके में रश था और उसे अंदेशा था कि अगर ज्यादा फासला रखा गया तो शारिक की गाड़ी गायब न हो जाए। लेकिन बोरवाना चौक से जरा आगे निकलते ही उसने फासला बढ़ा दिया। गड़ी शाहू के चौक से शारिक की गाड़ी रेलवे पुल की तरफ मुड़ गई। माजा गुजर मोड़ पर पहुंचा ही था कि पुल की तरफ से आने वाली एक मुसाफिर वैन तेजी से उस तरफ मुड़ गई। माजा गुजर ने अपनी गाड़ी बड़ी फुर्ती से बाईं तरफ मोड़ दी, लेकिन वो बचने में कामयाब ना हो सका। ना सिर्फ वैगन उसकी गाड़ी से टकरा गई बल्कि किनारे पर खड़ा हुआ फदों का एक ठेला भी उसकी गाड़ी से टकरा कर उलट गया। वैगन के टकराने से माजा गुजर की गाड़ी का उस तरफ का हेडलैम्प से टूट गया। वो अपना ये नुकसान नजरअंदाज करने को तैयार था, मगर ठेले वाला उसे नजरअंदाज करने को बिल्कुल भी तैयार नहीं था। उस जगह को तय करने में तकरीबन 10 मिनट लग गए। माजिद गुजर ने गाड़ी तूफानी रफ्तार से दौड़ा दी। पुल की दूसरी तरफ कोऑपरेटिव स्टोर वाले मोटर पर वो रुक गया। उसके लिए यह फैसला करना मुश्किल था कि शारिक की गाड़ी बाईं तरफ गई होगी या दाईं सिमत बागबान पुरे की तरफ। बिलाकर उसने गाड़ी जीटी रोड पर बागबान पुरे की तरफ मोड़ दी। वो गाड़ी को तूफानी रफ्तार से दौड़ा रहा था। कई मरतबा हादसा होते होते बचा। माजिद गुजर शालामार बाग तक पहुंच गया, लेकिन शारिक की गाड़ी का सुराग नहीं मिला। 20 मिनट का मार्जिन बहुत ज्यादा था। शारिक किसी और तरफ निकल गया होगा। माजिद गुजर को बेहद अफसोस हुआ। शारिक एक बार फिर उसके हाथ से निकल गया था। उसे मुसाफिर वैगन और ठेले वाले पर बेहद गुस्सा था, जिनकी वजह से शारिक को निकलने का मौका मिल गया। शारिक इधर से निकल गया था, लेकिन उसकी गाड़ी का नंबर उसने नोट कर लिया था और उसे उम्मीद थी कि उस गाड़ी के जरिए वो शारिक को तलाश करने में कामयाब हो ही जाएगा। तीसरे दिन रात को उसे एक बार फिर ये इतला मिली कि शारिक को बड़ी शाहू में एक डॉक्टर के क्लिनिक से निकलते हुए देखा गया था। इतना देने वाले ने यह भी बताया था कि शारिक के साथ एक बूढ़ी औरत और एक जवान और खूबसूरत लड़की भी थी। वो क्लिनिक से निकलकर सुर्ख रंग की शराड में बैठे उन्हें देखने वाला शख्स गाड़ी का नंबर नोट नहीं कर सका। नंबर ना मालूम होने के बावजूद माजिद को समझने में देर ना लगी कि ये वही गाड़ी थी जिसमें उस रोज शारिक और समीना को उसने देखा था। लेकिन उसके साथ बूढ़ी औरत और जवान लड़की कौन थी? मुखबर ने जो लिया बताया था वो समीना से मुख्तलिफ था। और यूं भी वेरे ज़मीन दुनिया के बहुत से लोग अब समीना को पहचान चुके थे, क्योंकि शारिक उसे हर वक्त अपने साथ लिए फिरता था। तो फिर वो बूढ़ी औरत और जवान लड़की कौन थी? यह सवाल माजिद गुजर के ज़हन में मुसलसल गर्दिश कर रहा था, मगर इस सवाल का जवाब नहीं मिल सका। उसकी माँ या बहन भी नहीं हो सकती थी, क्योंकि वो अच्छी तरह जानता था कि शारिक का आगे पीछे कोई नहीं था। तो भी वो बूढ़ी औरत और जवान लड़की कहां से टपक पड़ी? मुखबर ने बताया था कि शारिक और वो लड़की उसी बूढ़ी औरत को सहारा दिए हुए थे, जिसका मतलब था कि वो औरत बीमार थी और शारिक उसी को दिखाने के लिए लाया था। माजिद के दिल में अचानक ही एक और ख्याल उभरा। क्या यह मुमकिन नहीं थी शारिक गड़ी शाहू में कहीं रह रहा हो? अगर वो किसी और इलाके में होता, उसी इलाके किसी डॉक्टर के पास जाता। शहर के हर इलाके में अच्छे डॉक्टर मौजूद थे। माजिद गुजर ने अपने आदमी को हदायत दी कि वो क्लिनिक की निगरानी करता रहे और जैसे ही शारिक नजर आए उसे इतला कर दी जाए या किसी भी तरह पकड़ने की कोशिश की जाए। लेकिन अब उसने गाड़ी के बारे में मालूमात हासिल करने का फैसला कर लिया और ये जिम्मेदारी अपने एक ऐसे आदमी के सुपुर्द कर दी जो पढ़ा लिखा भी था। लेकिन इस सिलसिले में भी उसे बेहद मायूसी हुई।
वो गाड़ी इरफान अहमद नाम के एक आदमी के नाम रजिस्टर्स थी। माजिद ने मॉडल टाउन में इरफान अहमद से राब्ता किया तो पता चला कि उसने ये गाड़ी एक शोरूम के तवस से फरोख्त कर दी थी। माजिद उस शोरूम पर पहुंच गया, यहाँ भी उसे मायूसी का सामना करना पड़ा। शोरूम के मैनेजर ने बताया कि चंद रोज पहले ये गाड़ी फरोख्त हो गई थी। खरीदने वाला एक जवान आदमी और एक खूबसूरत औरत थी। गाड़ी की ट्रांसफर के लिए उसने औरत का नाम और पता लिख कर दिया था, लेकिन वो कागज कहीं खो गया था, जिसकी वजह से ट्रांसफर की कार्रवाई भी नहीं हो सकी थी। शोरूम का मैनेजर मुंतजिर था कि वो लोग गाड़ी की ट्रांसफर के बारे में मालूम करने के लिए दोबारा आए, तुमसे नाम और एड्रेस लेकर कार्रवाई मुकम्मल की जाए। किसी रजिस्टर पर तो लिखा होगा कि गाड़ी किसको फरोख्त की गई है। माजिद गुज्जर ने कहा, हम गाड़ियां बेचने और खरीदने वालों का रिकॉर्ड रखते हैं, लेकिन बदकिस्मती से इस गाड़ी के खरीदार का नाम रजिस्टर में दर्ज नहीं किया जा सका। ख्याल ये था कि वो लोग जो नाम और पता कागज पर लिख कर दे गए थे उसे रजिस्टर में दर्ज कर लिया जाएगा, लेकिन बदकिस्मती से वो कागज कहीं खो गया। वो लोग यकीनन वापस आएंगे तो उनका नाम पता रिकॉर्ड में शामिल कर लिया जाएगा, मैनेजर ने जवाब दिया। माजिद गुजर मायूस होकर वापस आ गया। कई रोज गुजर गया, ना तो गाड़ी का सुराग मिला और ना ही शारिक का। डेढ़ शाह में वाकई उस क्लीनर की भी निगरानी की जा रही थी, लेकिन शारिक उस रोज के बाद वहां नहीं आया। और फिर कई रोज बाद माजिद गुजर को इतला मिली, वो भी बड़ी सनसनीखेज से। शारिक और समीना को एयरपोर्ट पर देखा गया था। इतला देने वाले ने बताया कि उसने शारिक और समीना को एयरपोर्ट के सामने एक टैक्सी से उतरते हुए देखा था। उनके पास सामान के नाम पर सिर्फ एक सूटकेस था, जिसे शारिक ने उठा लिया था। इस इतला पर माजा गुजर उछल पड़ा। उन दोनों के अचानक ही कराची चले जाने वाली बात उसकी समझ में ना आ सकी। मुंह से डर कर भागे थे। ये इतना पाकर माजा गुजर को खुशी भी हुई थी कि इसका सबसे बड़ा दुश्मन भाग गया था। शारिक और समीना के जाने के 2 दिन बाद इत्तफाक से गांबे से आमना सामना हो गया। गांबा उस वक्त अकेला था और माजे के साथ 2 खूनख्वार किस्म के आदमी। उन्होंने गांबे को अपनी गाड़ी में डाल दिया और माजे की नहर वाली कोठी में ले आए। उस वक्त रात के 11 बजे थे। वो लोग हाल कमरे में थे। गांबे को उन्होंने कालीन पर बिठा रखा था और माजे और उसके आदमियों ने उसे चारों तरफ से घेर रखा था। मान लो एक गांव में माजा गुजर उसके चेहरे पर नजरें जमाते हुए बोला, तेरी वजह से मुझे अब तक करोड़ों का नुकसान उठाना पड़ा है, लेकिन अब मैं ये सब कुछ भूल सकता हूँ, बशर्ते कि तू शारिक को छोड़कर मेरी तरफ आ जा। शारिक है क्या चीज? उसमें मर्दानगी होती तब वो चोरों की तरह ना छुपता। खुद वो बड़ा दलेर आदमी था, लेकिन शारिक ने अपने साथ तुझे भी बुज़दिल बना दिया है। भाग गया ना वो तुम्हें अकेला छोड़ के। मुझे यकीन था कि उसे एक न एक दिन भागना ही पड़ेगा। वो भागा नहीं, गांव ने कहा। चंद रोज बाद वापिस आया था और फिर तुम उसके आगे आगे लगकर इस तरह भागे फिरोगे कि तुम्हें कहीं भी पनाह नहीं मिलेगी। तुम्हें बातें तो बहुत करना आ गई हैं, माजिद गुजर ने कहा। अब भी वक्त है गांव में, मेरी बात मान लो, वरना समझ लिया कि यह तेरी जिंदगी की आखिरी रात साबित होगी। जिंदगी और मौत तो रब के हाथ में है, मैं मौत से नहीं डरता, गामे ने मजबूत लहजे में कहा। मैं मरना कबूल कर लूंगा, मगर तुम जैसे चोर उचक्के की बात है नहीं मान सकता। और एक काका, माजिद गुजर ने काके की तरफ देखा, तू इसे जरा बड़ी जबान में समझा, अगर मैं उठ गया ना तो ये मेरे हाथों खर्च हो जाएगा। काका नपे तले कदम उठाता हुआ गामे के करीब पहुंच गया। गामा से अमीर नजरों से उसकी तरफ देख रहा था। काके ने अचानक उसके सर पर जोरदार ठोकर मार दी। गामा चीखता वो कालीन पर दूसरी तरफ उलट गया। ठीक उसी लम्हे टेलीफोन की घंटी बज उठी। टेलीफोन का एक एक्सटेंशन सेट उस कमरे में भी एक कोने में स्टैंड पर रखा हुआ था। बाजी ने अपने एक और आदमी को इशारा किया। उसने आगे बढ़कर रिसीवर उठा लिया। हेलो कहकर कुछ देर वो दूसरी तरफ की बात सुनता रहा, फिर वो टेलीफोन उठाकर माजे के करीब आ गया। रिसीवर उसने माजे की तरफ बढ़ा दिया और खुद टेलीफोन उठाए खड़ा रहा। माजा गुजर, दूसरी तरफ से पूछा गया। हाँ बोल रहा हूँ, कौन हो तुम? माजा गुजर बोला, मैं रहमान बोल रहा हूँ, हाजी अब्दुल्ला का खास बंगा। दूसरी तरफ से कहा गया, क्या बात है रहमान जी, मेरे लायक कोई खिदमत हो तो बताओ। माजा बोला, यह बात हाजी अब्दुल्ला के कानों तक पहुंच चुकी है। क्या तुम गामे को उठाकर ले गए हो और इस वक्त तुम्हारी वो तहवील में है। हमारे 2 आदमी तुम्हारी कोठी पर आ रहे हैं और गामे को उनके हवाले कर दो, सही सलामत। अगर उसके जिस्म पर मारपीट का कोई एक निशान भी नजर आया तो तुम समझ सकती हो कि हाजी अब्दुल्ला किस कदर नाराज होगा। हाजी साहब तो बहुत बड़े आदमी है, उनसे कहो कि हम छोटों के मामलात में ना उलझे। हमारे आपस के छोटे छोटे मसाइल हैं, उन्हें हम अपने तौर पर ही हल कर लेंगे। हाजी साहब मुदाखलत ना ही करें तो अच्छा है, माजिद गुजर ने कहा। मैंने जो कहा वो शायद तुमने ठीक से सुना नहीं। दूसरी तरफ से कहा गया, हमारे आदमी गामे को लेने के लिए तुम्हारी कोठी पर आ रहे हैं। गामे की सही सलामत वापसी ही में तुम्हारी जिंदगी की जमानत है। अगर गामे को कुछ हुआ तो तुम्हारी लाश के इतने टुकड़े कोठी में बिखरे होंगे क्या कोई माहिर से माहिर हिसाब दान भी उन्हें शुमार नहीं कर सकेगा। और तुम ये बात अच्छी तरह जानते हो कि हाजी अब्दुल्ला कोई बात सिर्फ कहता ही नहीं, उस पर अमल भी करता है।
हमारे आदमी रवाना हो रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा 40 मिनट में तुम्हारी कोठी पर पहुंच जाएंगे। माँ जी ने कुछ कहना चाहा, लेकिन दूसरी तरफ से लाइन काट दी गई। माँ जी ने टेलीफोन उस आदमी की तरफ बढ़ा दिया जो टेलीफोन लेने के लिए खड़ा था। माँ जी के चेहरे के तासरात एकदम बदल गए थे। उसके कंधे इस तरह ढुलक गए थे जैसे इन पर बहुत बड़ा बोझ लाद दिया गया हो। ताका गामे को एक ही ठोकर मारने के बाद टेलीफोन की वजह से वो रुक गया था। अब वो दोबारा गामे की तरफ बढ़ा तो माँ जी ने उसे रोक दिया। नहीं, इसे छोड़ दो, इसकी सिफारिश आ गई है। क्या मतलब? किसकी सिफारिश आ गई है? ताका ने उंगली हुई निगाहों से उसकी तरफ देखा। हाजी अब्दुल्ला की, माजिया गुजर ने कहा। फिर गामे की तरफ देखते हुए बोला, क्यों हुए? हाजी अब्दुल्ला से क्या ताल्लुक है तुम लोगों का? हमारे ताल्लुक का अंदाजा तो तुमने इस टेलीफोन कॉल से ही लगा लिया होगा। गामे ने तंदिया लहजे में कहा, जिसे तुम सिफारिश कह रहे हो वो दरअसल ऐसी खौफनाक धमकी होगी जिसने तुम्हें घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया है। इस मर्तबा तो मैं तुम्हें हाजी के कहने पर छोड़ रहा हूँ, लेकिन अगली मर्तबा जब मैं तुम पर हाथ डालूंगा तो उससे पहले ऐसा बंदोबस्त कर लूंगा कि हाजी अब्दुल्ला जैसे आदमियों की मुदाखलत का मौका ही ना मिले। माजिया गुजर ने कहा, फिर अपने आदमियों से मुखातिब होते हुए बोला, काका तुम यहीं रहो और तुम लोग अपनी अपनी पोजीशन पर जाओ। हाजी अब्दुल्ला के 2 आदमी यहाँ आने वाले हैं। गामे को उनके हवाले कर दिया जाएगा और सब लोग सुन दो, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। मैं फिलहाल हाजी अब्दुल्ला जैसे आदमी से कोई टक्कर नहीं लेना चाहता। जाओ, अब तुम लोग जाओ। अम्मा मुस्कुराती हुई निगाहों से उसकी तरफ देखता हुआ काका के साथ दरवाजे की तरफ बढ़ गया। माजिया गुजर के मुंह से बेइख्तियार गहरा सांस निकल गया। वो इस वक्त अपने आप को शिकस्त खुर्दा और दुनिया का सबसे बेबस इंसान समझ रहा था। शाम का अंधेरा फैल चुका था, जाल लंगर अंदाज हो गया था। सामने बहुत दूर साहिल पर मदम सी रोशनियां झिलमिलाती हुई नजर आ रही थी। जहाज का कैनेडियन कप्तान शारिक के साथ अर्श की रेलिंग के करीब खड़ा था। वो एक तरफ इशारा करते हुए कह रहा था, वो मस्कत है जहाँ बहुत ज्यादा रोशनियां झिलमिलाती हुई नजर आ रही हैं। वो बंदरगाह है और लाइट हाउस की रोशनी तो तुम देख ही रहे हो। बाईं तरफ रोशनी अब बतदरीज कम होती चली जा रही थी। तुम अपनी मोटर बोट का रुख उसी तारीख साहिल की तरफ रखोगे और मुझे यकीन है कि साहिल पर लोगों को कहीं ना कहीं पनाह मिली जाएगी और फिर वहां से ग्वादर तक जाने का बंदोबस्त भी तुम आसानी से कर सकोगे। सुना है मस्कत और ग्वादर के दरमियान ज्यादा फासला नहीं है, क्या मोटर बोट पर ग्वादर का रुख नहीं कर सकते? शारिक ने पूछा। समंदर भी उस सहरा की तरह है जहां भटक जाने के बाद जिंदगी की उम्मीद नहीं की जा सकती, कप्तान ने कहा। किसी माहिर मल्लाह के लिए तो मस्कत से ग्वादर तक पहुंचना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा, लेकिन तुम लोग तो समुद्री सफर के बारे में कुछ नहीं जानते और बेहतर यही है कि मोटर बोट को साहिल पर कहीं छोड़ देना और रात गुजारने के लिए कोई महफूज जगह तलाश कर लेना। तुम्हें ऐसे बहुत से आदमी मिल जाएंगे जो मुआवजा लेकर तुम लोगों को ग्वादर पहुंचा देंगे। ठीक है, हम तुम्हारे मशवरे पर शारिक ने कहा। ये कुछ डॉलर हैं, अपने पास रख लो, वैसे यहाँ पाकिस्तानी करेंसी भी काम दे जाएगी। कप्तान ने डॉलर की एक छोटी सी गड्डी उसकी तरफ बढ़ा दी। और एक बात का और ख्याल रखना, बोर्ड की लाइट ऑन करने की कोशिश मत करना, तुम लोगों के लिए तारीकी ही बेहतर रहेगी। कप्तान के हुक्म पर मोटर बोट समंदर में उतार दी गई और 80 की सीढ़ी के जरिए लोग भी बोट में पहुंच गए। जहाज का एक आदमी भी उनके साथ बोट में आया था। उसने नौलखा को बोट के बारे में मुख्तसरन बता दिया और बोट का इंजन स्टार्ट करके रस्सी की सीढ़ी के जरिए जहाज पर वापस चला गया। नौलखा ने बोट का कंट्रोल संभाल लिया और बोट आहिस्ता आहिस्ता जहाज से दूर हटने लगी। बोट का रुख तारीख साहिल की तरफ था। नौलखा बड़ी महारत से कंट्रोल संभाले हुए था। बीकूस्टा नौलखा के करीब बैठा हुआ था और समीना और शारक दूसरी सीट पर थे। समीना शारक से चिपकी हुई थी। एक अनजाना सा खौफ उसके जहन पर तारी था। वो चारों तरफ तारीकी में घूर रही थी और सोच रही थी कि अगर साहिल पर पहुंचकर वो लोग पकड़े गए तो अंजाम क्या होगा। साहिल बाजार जहाज से करीब ही लगता था, लेकिन वो तकरीबन 1 घंटे बाद ही साहिल के करीब पहुंच सके थे। नौलखा ने मोटर बोट की रफ्तार कम कर दी थी। सन्नाटे में बोट के इंजन की फट-फट की आवाज चारों तरफ गूंजती हुई महसूस हो रही थी। हालांकि इंजन की आवाज इतनी ज्यादा नहीं थी। उन चारों की नजरें एक साहिल पर मरकूज थी। बाई तरफ चट्टानों की हेवलें नजर आ रही थी। नौलखा की नजरें सर्च लाइटों की तरह साहिल का जायजा ले रही थी। शारक बाऊ, वो शारक को मुखातिब करते हुए बोला, मेरा कहने साहिल पर उतरने के लिए वो चट्टानें ही मुनासिब रहेंगी। हाँ, मैं भी यही सोच रहा हूँ। वहां हम फौरी तौर पर किसी की नजरों में नहीं आएंगे, शारिक ने जवाब दिया। बोट को एहतियात से उसी तरफ ले चलो और इस बात का ख्याल रखना कि किसी चट्टान को टक्कर मत मार देना। अंधेरा इतना गहरा है कि कुछ नजर ही नहीं आ रहा। हम खैरियत से चट्टानों के करीब भी पहुंच जाएं तो गनीमत है, नौलखे ने जवाब दिया। बोट की रफ्तार हल्की हो गई। चट्टानें करीब आती जा रही थी। इंजन की आवाज कुछ ज्यादा ही शोर मचाती हुई महसूस हो रही थी। ऐसा गलबन उन चट्टानों की वजह से था जिनसे बाद गश्त पैदा हो रही थी।
मोटर बोट आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रही थी। अब पानी में उभरी हुई छोटी छोटी चट्टानें भी नजर आ रही थी। नौलखा बड़ी महारत से बोट को उन चट्टानों से बचाता हुआ आगे ले जा रहा था। मजीद करीब पहुंचे तो इंजन की आवाज उस शोर में दब गई जो लहरों के चट्टानों से टकराने से पैदा हो रहा था। नौलखा बड़ी महारत का मुजाहरा कर रहा था। बोट अब छोटी छोटी चट्टानों के बीच में लहराती हुई आगे बढ़ रही थी। फिर दफादन बोट एक चट्टानी पत्थर से टकरा गई। बोट को एक जोरदार झटका लगा। शमीना अपनी सीट से गिर गई। उसके मुंह से हल्की सी चीख निकल गई थी। शारिद ने जल्दी से उसे संभाल लिया। नौलखा ने इंजन बंद कर दिया। शारिक बाऊ अब आगे नहीं जा सकते, उसने शारिक की तरफ देखते हुए कहा। सबसे पहले डी कोस्टा ने उठकर करीबी पत्थर पर छलांग लगा दी। फिर उसने सहारा देकर शारिक को पत्थर पर खींच लिया। शारिक ने पत्थर पर खड़े होकर समीना की तरफ हाथ बढ़ा दिया। बोट पानी की सतह पर मुसलसल हिल रही थी। समीना के लिए खड़े रहना मुश्किल हो रहा था। पत्थर और बोट के दरमियान तकरीबन 3 फुट का फासला था। समीना ने एक पैर बोट के किनारे पर रखा। उसने हाथ शारिक की तरफ बढ़ा दिया, लेकिन इससे पहले कि शारिक उसका हाथ पकड़ता, बोट को एक जोरदार झटका लगा। समीना का पैर फिसल गया। वो अपना तवाज़ुन बरकरार ना रख सकी। उसके मुंह से हल्की सी चीख निकल गई और वह शराब की आवाज के साथ पानी में गिर गई। समीना मुसलसल चीख रही थी। नौलखा अपनी जगह से उठकर जल्दी से आगे बढ़ा और उसने फुर्ती से समीना का हाथ पकड़ दिया। शारिक भी छलांग लगाकर बोट पर आ गया था। उन दोनों ने समीना को उठाकर पानी से बाहर निकाला। समीना खौफ से कांप रही थी। उसके लिबास से पानी लुचड़ रहा था। वो दोनों से सहारा दिए खड़े रहे। फिर शारिक पत्थर पर चला गया और नौलखा समीना को सहारा देकर खड़ा रहा। शारिक ने समीना का हाथ पकड़कर उसे पत्थर पर खींच लिया। उसके बाद नौलखा भी छलांग लगाकर पत्थर पर आ गया। वो कुछ देर उस चट्टानी पत्थर पर खड़े रहे, फिर आगे बढ़ने लगे। समीना के जूतों में भी पानी भर गया था और भीगे हुए कपड़ों की वजह से उसके लिए चलना मुश्किल हो रहा था। वो एक पत्थर से दूसरे पत्थर पर छलांगे लगाते हुए बिलाकर चट्टान के साथ हमवार जगह पर पहुंच गए। उससे आगे भी छोटी छोटी चट्टानें थी और चट्टानों पर यह सिलसिला पता नहीं कहां तक चला गया था। वो इन टीलानुमा चट्टानों में चलते रहे। भीगे हुए जूतों और कपड़ों की वजह से समीना के लिए चलना अब भी बहुत मुश्किल हो गया था। बार बार चट्टानों पर उतरने चढ़ने से उसकी सांस फूल गई थी। मुझे अब चला नहीं जा रहा, समीना कह रही थी। भीगे हुए कपड़े बहुत भारी महसूस हो रही हैं। वो सब रुक गए। शारिक मुतजस्सिस निगाहों से इधर उधर देखने लगा। तुम उस बड़े पत्थर के पीछे चली जाओ, शारिक एक चट्टानी पत्थर की तरफ इशारा करते हुए बोला। अपने कपड़े उतार कर निचोड़ दो और जूते भी साफ कर लेना। समीना चलने में झिझकती रही, फिर उस पत्थर के पीछे चली गई। वो तीनों बैठे बातें कर रही थी। आधे घंटे बाद समीना वापस आ गई। वो एक बार फिर चल पड़े। तकरीबन 200 गज का फासला तय करने के बाद टीलानुमा चट्टानों का सिलसिला खत्म हो गया। आगे हमवार मैदान था जिसमें झाड़ियां बकसरत उगी हुई थी। तेज हवा की वजह से समीना के कपड़े किसी हद तक सूख गए थे, लेकिन जूते अब भी खासे भारी महसूस हो रहे थे। वो चलते चलते रुक गए। मेरा ख्याल है अब हमें किसी मंजिल का तयन कर लेना चाहिए, शारिक इधर उधर देखते हुए बोला। ऐसा ना हो कि हम किसी ऐसी मुसीबत में फंस जाएं जिससे निकलना मुमकिन ना हो। ये इलाका हमारे लिए अजनबी है, मंजिल का तयन कैसे होगा? डी कोस्टा ने कहा। 1 मिनट, शारिक बोला। तुम लोग यहाँ रुको, मैं उस टीले पर चढ़कर देखता हूँ, शायद कोई निशान नजर आ जाए। शारिक उन्हें छोड़कर टीले पर चढ़ गया और चारों तरफ देखने लगा। दाईं तरफ बहुत दूर मदम सी रोशनियां झिलमिलाती हुई नजर आ रही थी। उस तरफ शहर था और शहर की तरफ जाना खतरे से खाली नहीं था। वो बाईं तरफ देखने लगे। उस तरफ बहुत दूर एक जगह सिर्फ रोशनी दिखाई दे रही थी, जैसे तारीकी में कोई सितारा टिमटिमा रहा हो। वो कुछ देर तक इधर उधर देखता रहा। कुर्बोजवार में और कोई रोशनी नहीं थी। वो टीले से उतरकर अपने साथियों के करीब आ गया। उस तरफ एक जगह रोशन नजर आ रही है और मेरा ख्याल है हमें उसी तरफ चलना चाहिए, शारिक ने कहा। क्या ये रिस्क वाली बात नहीं होगी? डी कोस्टा ने कहा। रिस्क तो लेना ही पड़ेगा, शारिक ने जवाब दिया। ये इलाका हमारे लिए अजनबी है, जहाँ पे हम किसी को ना जानते हैं और ना ही हमें कोई जानता है। हम कोई भी कदम रिस्क लिए बगैर नहीं उठा सकते। ठीक है चलो, बी कोस्टा ने कंधे उचका दिए। वो लोग टीले के ऊपर से घूमकर उस तरफ चलने लगे जहां शारिक ने वो रोशनी चमकती हुई देखी थी। यहां से वो रोशनी नजर तो नहीं आ रही थी, लेकिन वो अंदाजे की बिना पर उस तरफ चलते रहे। तकरीबन 20 मील का फासला तय करने के बाद वो रोशनी दोबारा दिखाई देने लगी। यूं लगता था जैसे तेज रोशनी का वो बल्ब किसी बहुत ऊंची जगह पर लगाया गया हो, लेकिन वो रोशनी अब भी खासी दूर लग रही थी। शारिक ने एक बात खास तौर से महसूस की थी कि वो लोग साहिल से ज्यादा दूर नहीं थे। कभी कभी तो लहरों के शोर की आवाज भी सुनाई देने लगती थी। इससे शारिक ने अंदाजा लगा लिया था कि बुलंदी पर चमकती हुई वो रोशनी भी साहिल के करीब ही थी। मजीद आधे घंटे बाद वो रोशनी के करीब पहुंच गए। शारिक का ये ख्याल दुरुस्त निकला था। वो दूर से नजर आने वाली रोशनी किसी ऊंची जगह पर लगी हुई थी।
तो ये थी आज की स्टोरी। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताएं और हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दे, साथ ही बेल आइकन भी दबा दें। अगला एपिसोड जल्द आएगा।